हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे इस इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 13 में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। जी हाँ, यानी द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसे आप कभी कभी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं और कभी आप इसी को सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं। और बोलना भी जरूरी है क्योंकि जो नदियां हैं गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं नदियों ने इस मैदान का निर्माण किया है, इसलिए इस मैदान को इन नदियों के नाम से भी बोला जाता है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आप बोल सकते हैं हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन यानी मैक्सिमम जनसंख्या इसी मैदान में निवास करेगी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आज जो मैदान पढ़ेंगे उसमें ही भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसी में भारत का सबसे ज्यादा घनत्व है, इट मीन्स डेंसिटी है। और ये जो मैदान है ये भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या के जीवन का आधार है। क्यों है? क्योंकि जो हम गेहूं चावल खाते हैं पूरे इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड क्रॉप्स इसी मैदान में होती है। क्योंकि ये जो मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, एलुवियल सॉइल है, जो कि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मतलब ये कि आज जो पढ़ना शुरू करेंगे उसमें भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा घनत्व भी यही है, और भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड क्रॉप्स खाने वाली फसलों का उत्पादन भी इसी मैदान में होता है। भारत का 2/3 से ज़्यादा अन्न यानी फूड क्रॉप्स जो होता है वो इसी मैदान में होता है। तो शुरू करते हैं। इस मैदान का नाम है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, जैसा कि टॉपिक नंबर 2 में हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, और फिजिकल डिवीजन में पहला पार्ट ये जो आपका मेरा हाथ से देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक ये जो बना है ब्लैक कलर का, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला हम पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हिमालय के बाद दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो देखिए जरा, ये जैसे हिमालय यहां से यहां तक फैला हुआ है, ठीक, ये मेरा हाथ रखा हुआ है यानी हिमालय है। हिमालय के ठीक दक्षिण में यानी साउथ में देखिए मेरा हाथ चल रहा है, ये पूरा मेरा हाथ चल रहा है, ये एक मैदान है। मैदान का मतलब प्लेन एरिया है, ऊपर पर्वत है और पर्वत के नीचे साउथ में एक प्लेन एरिया है। इसी को आप बोल रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम भारत के डायग्राम में देखें तो ये जितना हमने रेड कलर का सबसे ऊपर बनाया है ये पहला पार्ट है, लिख देते हैं ये पहला पार्ट जिसको आप हिमालय बोलेंगे, हिमालय। और हिमालय जो है, हिमालय के ठीक नीचे दक्षिण में ये जो ब्लैक कलर का हम दिखा रहे हैं ये इतना, ये पूरा, और यहाँ असम में भी गया हुआ ये पूरा, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। मतलब पहले हिमालय, हिमालय के साउथ में आएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसा हिमालय पूरा लंबाई में फैला हुआ है 2400 किलोमीटर, वैसे हिमालय के नीचे नीचे ये मैदान भी फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम तक, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरी बात, यदि देखें तो ये मैदान है मतलब प्लेन एरिया है, जो ऊपर सर बता रहे हैं वो हिमालय है मतलब पर्वत है। तो पर्वत ऐसा खड़ा होगा, मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये ऐसा पर्वत खड़ा होगा और पर्वत के नीचे ये प्लेन जमीन दिख रही है आपको, ऐसा पर्वत और पर्वत के नीचे एक प्लेन जमीन है, बस ऐसा ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। मतलब कैसा है, यहाँ पर तो माउंटेन खड़ा है मगर माउंटेन के नीचे एक प्लेन जमीन है। इसी प्लेन जमीन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और नीचे जाकर देखें तो हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला खाली पोर्शन, इसका नाम है पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। ये कैसा है बेटा, ये पहले तो माउंटेन है, माउंटेन के बाद क्या है, मैदान है, प्लेन मैदान, और मैदान के साउथ में जाएंगे तो ये आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, इसी को पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। इसमें क्या है, आप बोलेंगे ना तो ये प्लेन है ना ऊंचा है, बल्कि ये ऊबड़ खाबड़ है, कहीं नीचा कहीं ऊंचा। देख सकते हैं आप किस प्रकार है, ये देखिए इसमें कई सारे ये गोल 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 जो बना रहा हूं, कई सारे प्लेटूज हैं, कई सारे पठार है बेटा। पठार तो ऊंचे होते हैं, और इसी में देखेंगे तो एक पर्वत इधर है, एक पर्वत इधर है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। मगर आपके दिमाग में क्या चीज होना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ पर्वत आता है, पर्वत के बाद मैदान आता है, मैदान के बाद ये ऊबड़ खाबड़ जो सर बता रहे हैं, इसमें कई सारे प्लेटूज हैं, कई सारे प्लेटूज हैं, इसलिए पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र मतलब बहुत सारे प्लेटूज हैं। तो पहले आएगा पर्वत, पर्वत के बाद आएगा मैदान, मैदान के बाद आएगा पठार। फिर से देख लीजिए, पहले पर्वत है इंडिया में, पर्वत के दक्षिण में मैदान है यानी प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया के साउथ में क्या है, पेनिसुलर इंडिया में, जिसमें बहुत सारे प्लेटूज हैं। तो शुरू करते हैं। ये मैदान की पहली बात, इस मैदान में पहली बात क्या सीखेंगे आप, पहली बात ये कि मैदान बना कैसे, एक लाइन में लिखेंगे मैदान बना कैसे। नंबर 1, इसका निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा।
नदियों के द्वारा। मतलब आज जो आप पढ़ेंगे इसमें नदियों का रोल बहुत ज्यादा है। देखिए नदियां ऊपर से आई होंगी, ऊपर से यानी पहाड़ से। अब जरा नदियों के बारे में कुछ सिखाएंगे, उसको ध्यान से सीखिए। ये मैंने बनाया पहाड़, मान लीजिए यहां से कोई नदी आ रही है, आपको दिख रही है आती हुई घूमती हुई, ठीक है। ये नदी मैंने बता दी, ये नदी ये पहाड़ से नीचे उतर रही है। कोई भी नदी ऊपर पहाड़ से जब नीचे आती है तो जब तक वो पहाड़ से नीचे आती है जब तक उसकी क्या अवस्था होती है। आप बोलेंगे नदी जवान है, जैसे आप और हम जवान होते यंग होते हैं, तो वैसे नदी भी यंग होती है। मैं पूछूंगा नदी की जवानी कब तक है, आप बोलेंगे जब तक वो पहाड़ से उतरकर नीचे नहीं आ जाती, मैदान तक नहीं आ जाती, जब तक उसकी युवा अवस्था है। मतलब ये नदी जवान है, जवान है। और जवान नदी की विशेषता बताएं। जैसे आप यंग है, मैं यंग हूं, तो जवान आदमी बहुत फुर्तीला होता है, बहुत उसमें ताकत होती है, बहुत तेज चलता है, उसके चलने की स्टाइल बहुत तेजी से होती है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे जब तक नदी जवान होगी तो नदी भी बहुत तेज चलेगी, यानी ऊपर से उतर रही है और उसका वेग ज्यादा है। वेग यानी वेलोसिटी। यदि आप साइंस में पढ़ते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड अलग होता है, मगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सामान्य बच्चे उसको चाल समझ लीजिए कि उसके पानी की चाल बहुत ज्यादा है। चाल ज्यादा है मतलब ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है ना, पर्वत से नीचे उतर के आ रहा है, तो बहुत ज्यादा वेग है उसमें, क्योंकि नदी जवान है और उसके पानी में क्या ज्यादा है, वेग ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। और सीखने के लिए आप दिमाग में बैठा सकते हैं उसकी स्पीड ज्यादा है पानी की। तो ज्यादा स्पीड है तो क्या होगा बेटा, जिधर से मारेगा, पानी ने जिधर मारा उधर ही गड्ढा कर दिया, क्योंकि पानी में बहुत ताकत है, पानी में बहुत ताकत है तो उसने गड्ढा कर दिया, इसीलिए उसने बहुत सारी घाटियों का निर्माण किया है, वैलीज का निर्माण किया है। दूसरी बात, और जब पानी जिधर मारेगा ना उधर चट्टान के बड़े टुकड़े को तोड़ लेगा और अपने अंदर लेकर आएगा। देखिए कई सारे चट्टान के टुकड़े ये नदी अपने साथ बहा कर ला रही है। अभी आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि नदी जब तक पहाड़ पर होती है, जब तक वो जवान होती है, जब तक वो जवान होती है तब तक उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, यानी वेग ज्यादा होता है। तो इन नदियों ने क्या करा, पहाड़ से और सब दूर से जो अपर्दन करके लाई, अपर्दन को इंग्लिश में इरोजन बोलते हैं। इरोजन का मतलब क्या होता है सुनिए, जो सामान्य रूप से पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज को कहीं से उठाकर ले जाना और कहीं और रख देना। फिर से, कोई भी चीज को, कोई भी मिट्टी हो, कंकर हो, पत्थर हो, इसको यहां से ले जाना, बहा कर ले जाना अपने साथ और कहीं और रख देना, इसी क्रिया को भूगोल में अपर्दन बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। और आपने स्कूलिंग में पढ़ा है मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है कि जो नदियां हैं वो मिट्टी को लेकर जाती है और आगे कहीं ले जाकर बिछा देती है और दूसरे स्थान पर, इसी को अपर्दन कहा जाता है। और ये जो अपर्दन है बेटा, भूगोल में आप देखेंगे हवाएं भी अपर्दन करती हैं और नदियां भी अपर्दन करती हैं। हवाएं भी तो करेंगी, जैसे चट्टान के चूर्ण है, कोई हवा चली तो चूर्ण उड़ के चला जाएगा और हवा जहां कम हुई वहां बैठ जाएगा, जाके स्थान चेंज हो गया। तो हवाओं के द्वारा भी अपर्दन होता है और नदियों के द्वारा भी। यहां पर एक लाइन में सीखेंगे कि ये मैदान कैसे बना, तो आप बोलेंगे नदियों के द्वारा बना है। नदियों ने क्या करा, तो आपका एक ही उत्तर होगा, नदियों ने अपर्दन किया है। अपर्दन यानी इरोजन किया है। जितना भी रास्ते से अवसाद लेकर आई, अवसाद को जमाती गई और एक के ऊपर लेयर 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 कई सालों तक ये नदियां अपने साथ लाए हुए अवसाद को जमाती चली गई, जमता चला गया और एक दिन अच्छी मोटाई वाला एक मैदान बनकर तैयार हो गया। इसी को आपने बोल दिया उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आप बोलेंगे नदियों के द्वारा अपर्दन की क्रिया से हुआ है, नदियों के द्वारा कौन से, इरोजन से हुआ है। इन नदियों ने क्या किया, जितना भी अवसाद था, अवसाद मतलब सेडिमेंट्स जितना भी था उसको लाकर क्या कर दिया, जमा कर दिया और धीरे धीरे जमता चला गया और एक मैदान बनकर तैयार हुआ। इसी का नाम है उत्तर भारत का मैदान। यह हो गई पहली बात कि इसका निर्माण नदियों ने किया है, नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया से हुआ है। और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, नीचे से भी नदियां, देखिए ये नीचे वाला, आप ध्यान दीजिए एक बात पर, यह हिमालय के बारे में जिसने भी पिछली क्लास करी है आपको पता है हिमालय अभी बन रहा है, एक बात। दूसरी बात, अब सर बता रहे हैं इस मैदान के बारे में, तो ये मैदान क्या है, क्या नया है क्या पुराना है, तो आपको बोलना ये भी नया क्षेत्र है। जैसे हिमालय पहले बनना शुरू हुआ, हिमालय पहले बना है, उसके बाद ही तो ये मैदान बना है, उन नदियों ने ये मैदान बनाया, हिमालय से निकलने वाली नदियों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप बोलेंगे हिमालय के निर्माण के बाद इसका निर्माण हुआ है, तो लिखते हैं दूसरी बात हिमालय के बाद बना है, हिमालय के बाद। और इसको याद नहीं करना है बेटा, हिमालय की नदियों ने बनाया है तो बाद में ही बनाया होगा, ठीक है। एक बात क्लियर, ये हिमालय के बाद भारत, ये दोनों नए। तो फिर ये भारत कौन सा है, ये वाला जो मेरा हाथ चल रहा है, इसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। और आपको बता चुके हैं कि ये तो बहुत पुराना भारत है, ये तो प्रायद्वीपीय भारत तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड तो बहुत पहले बन चुका था, मतलब हाथ के नीचे ये वाला इंडिया, नीचे वाला जो इंडिया है यहाँ की जमीन बन चुकी थी और ऊपर वाला जो इंडिया है यहाँ की जमीन अभी बन रही है। जियोग्राफिकल देखें तो ऊपर वाला जो भारत है वो अभी बन रहा है और नीचे वाला भारत जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया।
तो ये बहुत पुराना पार्ट है। आगे चल के क्लास अभी मिस हो गई है हिमालय की उत्पत्ति। जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाएंगे तो मालूम पड़ेगा भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट को टक्कर मार रही है, और उस टक्कर मारने से ही हिमालय बनेगा। टेथिस भूसन्नति के बारे में वो हम अगली क्लास में सिखा देंगे किसी भी। अभी इतना याद रखेंगे कि ये पुराना पार्ट है और ये दोनों नए पार्ट है। और इनमें भी देखूं तो हिमालय के बाद इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो लिख दिया हिमालय के बाद इसका निर्माण हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। तीसरी बात कौन से नदियों ने बनाया है, ध्यान देना मेरी बात पर। कुछ नदियां नीचे से भी जा रही हैं, जैसे ये जा रही, देखिए ये मध्य प्रदेश की बेटा सोन नदी है, ये लिख दिया सोन नदी गई, ठीक है। ये चंबल बेतवा और केन, चंबल बेतवा और केन ये एमपी की नदी है, ये जाकर यमुना से मिल गई, और यमुना किससे मिल गई, गंगा से। तो ऊपर ही सपोर्ट कर रही सारी नदियां। तो आप बोलेंगे नीचे की नदियां भी ऊपर गई और ऊपर ले जाकर कचरा यहां पर बिछा दिया। अब मैं जब भी कचरा बोलूंगा आप समझ जाएंगे सर अवसाद बोल रहे हैं। अवसाद मतलब नदी जो भी बहाकर लाई है रास्ते में अपने अंदर, ठीक है। तो लिख देते हैं इन नदियों ने भी कचरा यहां जमा दिया, और ऊपर से जो आई उन्होंने भी कचरा जमा दिया। तो आप बोलेंगे इस मैदान के निर्माण में कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का भी योगदान है, जबकि मेन योगदान किसका है, मेन योगदान हिमालय की नदियों का है जो ऊपर से आए हैं। अब नंबर 1 देखिए, ये नदी जा रही है सतलज, ये सतलज जाती हुई दिखिए आपको। अब देखिए सतलज गई हिमाचल में, और हिमाचल के बाद गई पंजाब में, हिमाचल और पंजाब। तो आप बोलेंगे हिमाचल और पंजाब में इस मैदान का निर्माण सतलज ने किया है, वहां पर सतलज का नाम चलेगा। चलो ये बना देते हैं, ये नाम चला सतलज का। एक और देखिए ध्यान से, एक नदी ये गई, ये ऊपर जा रही बेटा सिंधु है ये, और ये अभी कहां जा रही है देखिए जरा ध्यान से, पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में जा रही है। मतलब आज ये जो नदी मेरा हाथ चल रहा है, आज ये पाकिस्तान है, मगर पहले तो हमारे साथ ही था। तो याद रखेंगे ये सिंधु नदी ने भी मैदान बनाया है, मगर सिंधु का जो मैदान है वो किसके पास है, वो पाकिस्तान के पास है। सीधी सी बात करें तो ये आपके इंडिया में आप इतना पढ़ रहे हो, मगर बेटा वास्तव में ये मैदान और बड़ा है। देखिए ये यहां तक है, यहां तक। तो मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलूं कि सिंधु के मैदान से शुरू होता है। सिंधु नदी पाकिस्तान में ये मैदान बनाती है, उसके बाद सतलज कहां बनाती है, पंजाब और हिमाचल में बनाती है। अब देखिए, अब ये आई गंगा, ये गंगा गई, और ये यमुना। तो आप बोलेंगे गंगा और यमुना यूपी और बिहार में इस मैदान का निर्माण करती हैं। और इधर देखिए ये जो असम का क्षेत्र है बेटा, यहां भी मैदान है। इधर देखिए मैंने अलग से बनाया है, ये जो असम है, असम में भी यही मैदान है। तो असम में इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है। तो क्या क्या याद रख सकते हैं, इसमें सिंधु का भी योगदान है, मगर सिंधु ने तो पाकिस्तान में बनाया है। इसमें सतलज का भी योगदान है, क्योंकि सतलज नदी ने पंजाब और हिमाचल में और हरियाणा में, पंजाब हिमाचल हरियाणा में सतलज नदी का कंट्रीब्यूशन बताएंगे। तीसरा बोलेंगे गंगा ने भी बनाया है और ब्रह्मपुत्र ने भी बनाया है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सतलज नहीं बोलेंगे क्योंकि सतलज तो सिंधु की सहायक नदी है। तो इस मैदान का एक नाम, तीसरे नंबर पर सिर्फ नाम लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। मैं पूछूंगा कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर सिंधु नदी का जो मैदान है वहां से लेकर आते जाइए यहां। अब यहां के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र ने कहां बना दिया, यहां असम में, मगर यही ब्रह्मपुत्र तो बांग्लादेश भी जा रही है, तो बांग्लादेश में भी ये मैदान होगा। सीधी सी बात है। तो चौथे नंबर पर लिख देते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे, सिंधु के मैदान से शुरू होगा। सिंधु मैदान किधर है बेटा, वेस्ट में, पश्चिम में, ये रहा सिंधु मैदान। टू करके कहां तक जाएगा, आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र मैदान। और मैं पूछूंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहां है, तो आप बोलेंगे बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। और भारत में पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर असम में है। असम में कौन सी नदी ने बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो लिख देता हूं बांग्लादेश तक जाएगा, बांग्लादेश लिख दिया। ये मैदान क्या बोलेंगे, पश्चिम में सिंधु के मैदान से शुरू होता है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक जाता है। देखते जाइए, एक बात पहली बात सिखाई, नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया से बना है, सिंपल है। दूसरी बात हिमालय के निर्माण के बाद हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु 3 नदियों का कंट्रीब्यूशन है, यहां से यहां तक फैला है। अब ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब जब ध्यान देंगे, जब जब नदियां मिट्टी बहाकर लाएंगी, मिट्टी बहाकर लाएंगी तो वो जलोढ़ मिट्टी होगी। ध्यान रखेंगे सभी लोग, एलुवियल सॉइल, एलुवियल मतलब जलोढ़, इंग्लिश मीडियम में एलुवियल सॉइल। तो ये कौन सी मिट्टी का मैदान है, आप बोलेंगे सर जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। और भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं उनमें सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी किस मिट्टी की होती है, आपको उत्तर देना जलोढ़ मिट्टी की। पांचवी बात में याद रखेंगे, कोई पूछेगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो पहला तो जवाब देंगे 8 प्रकार की मिट्टी है। किसने बोला 8 प्रकार की है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वो बोलता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। मगर जब आगे हमसे टॉपिक में आप मिट्टियां पढ़ोगे तो वास्तव में देखोगे वास्तव में 4 ही मेन है। एलुवियल फर्स्ट यानी
यानी जलोढ़, सेकंड इज ब्लैक यानी काली, थर्ड इज रेड यानी लाल, और फोर्थ इज लेटेराइट यानी लेटेराइट। जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट 4 मेन मिट्टी है जो पूरे इंडिया में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो पूरा मैदान दिख रहा है ये पूरा मैदान जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, एलुवियल सॉइल। फिर दूसरा क्वेश्चन, सारी प्रकार की मिट्टियों में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी आप किसे कहेंगे? आप बोलेंगे एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी यानी सबसे ज्यादा उर्वरक क्षमता इसी मिट्टी की मानी जाती है। यही कारण ये भारत का क्या बन जाएगा? ये फूड बेल्ट बन जाएगा। फूड बेल्ट मतलब जितनी भी खाने वाली क्रॉप्स हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, दाल हो, ये सब इस मैदान में ज्यादा उत्पादन होगा। भारत में जितना हम लोग को खाना चाहिए यानी गेहूं, चावल, अनाज चाहिए, उसका आप कह सकते हैं 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा पार्ट भारत में यहीं पर होता है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। तो ये भारत का फूड बेल्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसके पास कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। मैं पूछूंगा जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, तो आप बोलेंगे वो मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई हो। ध्यान से, ये मैदान का निर्माण ही किससे हुआ है? नदियों द्वारा जो बहाकर लाया गया अवसाद या कचरा, उस कचरे को जमा दिया तो ये मैदान बना। तो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी को जलोढ़ बोला जाता है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसी कारण ये भारत का फूड बेल्ट बन जाता है और भारत की 2/3 2/3 खाद्यान्न फसलें इसी क्षेत्र में हमको प्राप्त होती है। अब बात करें कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में है, तो ध्यान देना यहां से लेकर यहां तक ये असम तक और नीचे पश्चिम बंगाल। अभी बताता हूं कौन कौन से स्टेट आएंगे। ये इतने क्षेत्र में ये 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। थोड़ा सा अंदाज रखिए, क्यों? क्योंकि हिमालय के बारे में भी हम बता चुके हैं। यदि रिवाइज कराना हो तो हिमालय 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। मतलब जो हिमालय फैला है इसने कितनी जमीन ली है नीचे से इसका एरिया है, आपको बोलना है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा मैदान ने कितना एरिया ले लिया, आप बोलेंगे सर 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी तीसरा पार्ट आएगा बेटा, ये पेनिसुलर इंडिया है, ये सबसे बड़ा पार्ट लेगा। ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। फिर से देखिए 5 लाख, 7.5 लाख, 16 लाख, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हुआ बेटा? ये वाला हुआ पेनिसुलर। आगे चल के पढ़ना है, मैं बोलूंगा भारत का सबसे बड़ा भौतिक भाग, फिजिकल डिवीजन कौन सा है, आप बोलेंगे पेनिसुलर इंडिया है। मगर अभी मैंने क्या सिखाया? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां है। देखिए ये एरिया में भले 7.5 लाख है मगर पॉपुलेशन में नंबर 1 है, क्योंकि गंगा नदी है, यमुना नदी है और गंगा यमुना के किनारे भारत की बहुत सारी आबादी निवास करती है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पूरा गंगा किनारे, गंगा उसमें से बहती है और उत्तर प्रदेश ही भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पास में उसके बिहार है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में? लिख देता हूं कि ये 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, मगर ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पार्ट है। आप ध्यान दीजिए बेटा मेरी बात पे, ये एरिया 7 लाख है, नीचे वाला एरिया 16 लाख है। तो जब 7 लाख में लोग ज्यादा रहेंगे तो अपने यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जनसंख्या भी ज्यादा है और जनसंख्या का क्या ज्यादा है? घनत्व भी ज्यादा है। ये तो भाई सामान्य बात है कि यदि एरिया कम है, आदमी ज्यादा है, तो उसी को तो बोलते हैं डेंसिटी, घनत्व ज्यादा हो जाएगा। ये लिख दिया 7 लाख किलोमीटर में फैला है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का डेंसिटी भी यही है। ये हो गया उत्तर भारत के मैदान का सामान्य इंट्रोडक्शन। अब देखिए कौन कौन सा स्टेट लगेगा, ध्यान दीजिए। ये बना रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए लगाया मैंने पंजाब, ये पंजाब एक, और इसके राइट में देखिए हरियाणा। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य लिखेंगे, एक लिखा पंजाब, दूसरा लिखा हरियाणा। हिमाचल नहीं रखेंगे क्योंकि हिमाचल को हम देखते कहाँ है? हिमालय पर्वत पर। हमने हिमाचल में कई सारी चीजें देखी हैं। तो ये लिखा पंजाब, ये लिखा हरियाणा, 2 हो गए। उसके बाद पूरा यूपी 3, बिहार 4, यूपी और बिहार 4, ठीक है। और ये जो पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये नीचे वाला क्षेत्र, पूरा पश्चिम बंगाल भी इसमें आएगा 5, और इधर आइए असम में 6। तो कहां कहां ये मैदान बना है? पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा पास में। यहां पर सतलज नदी ने किया है, मेरे मुंह से हिमाचल निकल गया था, हिमाचल तो पर्वतीय क्षेत्रों में रखना है। यहां पर पंजाब और हरियाणा में सतलज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हालांकि सतलज नदी निकलती कहां से है? हिमाचल से होते हुए निकलती है। हमने बात की थी शिपकिला दर्रे के पास से जाती है। तो पंजाब और हिमाचल में सतलज ने यह बनाया है। यूपी और बिहार में गंगा ने इस मैदान का निर्माण किया है। ये पश्चिम बंगाल में भी गंगा ने किया है। गंगा की एक धारा है हुगली, आगे चल के बताएंगे हुगली। और यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र। तो कौन कौन से स्टेट लिए? सामान्य रूप से आपने ले लिए, क्योंकि इसी मैदान का मैं प्रादेशिक विभाजन करूंगा, डिवीजन। तो यहाँ पर इसका नाम होगा पंजाब का मैदान, इसका नाम होगा यूपी बिहार वाला, और इसका नाम होगा पश्चिम बंगाल। अलग अलग करेंगे, ठीक है। और रही बात ये राजस्थान की, एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा है कि राजस्थान को किसमें रखूं। राजस्थान तो मरुस्थल है,
पूरा मरुस्थल क्षेत्र, क्या वो भी इस मैदान में है? तो बिल्कुल हाँ, ये मैदान यहाँ राजस्थान को भी अपने अंदर समेटता है। अब भूगोल वेत्ता क्या बोलते हैं कि राजस्थान में ग्रेनाइट और नीस जैसी जो चट्टानें मिल रही हैं, इसकी वजह से मालूम पड़ता है कि राजस्थान तो इसका पार्ट होना चाहिए। किसका? पेनिसुलर इंडिया का। कुछ भूगोल वेत्ता बोलते हैं कि राजस्थान में जो चट्टानें मिल रही हैं वो यहाँ से मैच करती हैं, इसके समय की चट्टानें हैं। तो वैसे राजस्थान पेनिसुलर इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, मगर जियोग्राफिकली हम स्टडी के रूप में देखें तो हम इसको भी कहाँ पढ़ते हैं? इसको भी हम पढ़ते हैं कहाँ पर? उत्तर भारत के मैदान में। मतलब राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र या राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये पूरा मैदानी क्षेत्र आता है इस मैदान में। तो ये हो गई पहली बात, सामान्य जानकारी मैदान के बारे में। बना कैसे है, नदियों ने बनाया है, कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब इस मैदान में जो आपको सीखना है वो 4 चीजें सीखना है बेटा, 10 मिनट लगेगा। एक का नाम है भाबर, एक का नाम है तराई, एक का नाम है बांगर, एक का नाम है खादर। मैदान में एक होता है भाबर, भाबर क्या होता है आप ये बताइए। दूसरा बांगर क्या होता है, सॉरी तराई क्या होता है दूसरे नंबर पर। तराई के बाद आप बताइए बांगर क्या होता है और आप बताइए खादर क्या होता है। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात पे। अब एक कहानी चलेगी आपके सामने। ये रहा पर्वत, ये पर्वत है और आपको मालूम है पर्वत से ही उतरकर नदी आएगी। अब आपको नदी का पूरा जीवन समझाते, कहाँ समुद्र में जाते जाते क्या क्या होगा उसके साथ। देखिए कोई सी भी एक नदी बनाई, मैंने ये बना दी नदी, ठीक है। इसी चैप्टर से आपको ये भी समझ में आ जाएगा डेल्टा क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, सब समझ में आएगा। देखते जाइए। ये नदी है, पहले लिख रहा हूँ कि नदी जब पहाड़ पर होती है, पहाड़ पर होती है तो वो कैसी होती है? वो युवा होती है। अभी सर ने बताया जवान नदी होती है। और जो नदी जवान होती है वो क्या करती है? आप बोलेंगे सर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वेग अधिकतम होता है उसका वेग। जैसे आप जवान आदमी तेजी से चलता है और बुजुर्ग आदमी एकदम धीरे धीरे चलता है, लकड़ी वकड़ी टेक के, ठीक है ना, चलते नहीं बनता, कमजोर हो जाता है। तो वैसे नदी यहाँ पर जवान है क्योंकि नदी का वेग ज़्यादा है। अब बेटा पहाड़ से नीचे उतर रही है नदी, तो कैसे उतरेगी? ऐसे उतरेगी, ऐसे करती हुई उतरेगी, ठीक है ना। अब रास्ते में पहाड़ में जो बड़ा चट्टान का टुकड़ा आया, उनने दिया जोर से उसमें, तो चट्टान का टुकड़ा वहीं से टूटा और वो टुकड़ा भी उसी में पानी में आ गया। मतलब बहुत सारे चट्टान के टुकड़े तोड़कर लाई है। देखो कितने बड़े बड़े टुकड़े, आपको मैं ऐसे चित्र में बता रहा हूँ, मगर ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो अपने साथ गिराते हुए ला रही है। और स्लोप पे भी है क्योंकि वो उतर रही है पहाड़ से नीचे, तो भैया वो सब नीचे उसी के साथ साथ बहता हुआ चलता है पानी में। तो आप बोलेंगे वेग ज़्यादा है, इसने बहुत सारे चट्टान के टुकड़े और ये सारे अपने अंदर बहा कर लाई है। अब ध्यान दीजिए, अब पहाड़ कंप्लीट हुआ, मान लीजिए पहाड़ कंप्लीट हुआ, आपको हिमालय मालूम होगा। ये हिमालय में ट्रांस, उसके बाद महान, उसके बाद लघु, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक के बाद ही क्या शुरू हो जाएगा बेटा? मैदान। ये देखो ये शिवालिक बना दिया मैंने, ये शिवालिक है और शिवालिक के ठीक नीचे, शिवालिक के ठीक नीचे क्या हो जाएगा? मैदान, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर मान लीजिए शिवालिक के नीचे आई और ये आ गया मैदान। अब ये मैदान बनाया आपके सामने। अब ध्यान देना, अब क्या होगा? अब बेटा जितने कंकर पत्थर ये लेके आई है, ये सब कंकर पत्थर, आप कंकर पत्थर बोले, बड़े बड़ी चट्टानों के टुकड़े भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये लाकर जमा देगी। नीचे जैसे मैदान में उतरी, ये सारे कंकर पत्थर जम गए। देखो सारे कंकर पत्थर जमा दिए सर ने, ये कंकर पत्थर जम गए, एक के पास एक, एक के पास एक, एक के पास एक। कहाँ से आए ये कंकर पत्थर? आप बोलेंगे सर ये कंकर पत्थर और चट्टान के जो टुकड़े हैं ये वहीं से आए, नदियाँ रास्ते से लेकर आई हैं, नदियाँ रास्ते से लेकर आई हैं अपने साथ बहाकर, और जैसे मैदान में आई वैसे बिछा दिए। यदि आपको पोजीशन देखना तो ये मेरा पर्वत है, ये शिवालिक है, शिवालिक के नीचे आएगी और जैसे मैदान आएगा, मैदान के पहले ही पार्ट पे ये मिलेगा। आप देखिए ये दोनों हाथ जोड़ा मैंने, तो जैसे ही यहाँ से उतरूंगा पहला पार्ट जो आएगा एकदम नीचे आगे आगेगा, मतलब इसमें आगे आगेगा, पीछे नहीं, ठीक है ना, आगे आगेगा। तो ये दोनों जॉइंट है, मैं बोल सकता हूँ याला हाथ और याला हाथ कहाँ पर जॉइंट हो रहा है? बस ये जॉइंट पर ही मैदान लग जाएगा। तो बस इस जॉइंट पर ही सारे चट्टान के टुकड़े इकट्ठे जमा हो जाएंगे। ये जमा हो गए आपके सामने, सर ने बता दिया जमा करा के। अब ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रुक गए चट्टान के टुकड़े, ठीक है। और बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा हो गया जहां पर कंकर है, पत्थर है, कंकर पत्थर और चट्टान के टुकड़े हैं। लिखें इसको क्या है ये, हम बोलेंगे क्या क्या है। पहले तो लगाइए, पहले तो आप बोलेंगे जो शिवालिक था, शिवालिक के तुरंत दक्षिण में। अब आप तुरंत दक्षिण में, इसकी जगह किताबों में लिखा रहा है गिरिपाद पर। अब गिरिपाद क्या होता है? घबराने की जरूरत नहीं, गिरि का मतलब पर्वत होता है, हम हिंदी में पढ़ाते हैं तत्सम वगैरह, ठीक है। तो गिरि का मतलब पर्वत होता है और पाद का मतलब पैर होता है। तो ये पर्वत है, पर्वत के पैर पर, ये पर्वत है, पर्वत के पैर पर। देख लो आपको मैंने बता दिया, यहीं पर आगे क्या होगा? गिरिपाद पर बहुत सारे चट्टान के टुकड़े, बहुत सारे चट्टान या छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े, एक कंकड़ पत्थर, ये सब जमा हो जाते हैं। अच्छी बात है, जमा हो गए। इसी क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। पहला क्षेत्र आपको मिल गया, ये भाबर है, इसी का नाम है भाबर। कोई आपसे पूछेगा भाबर क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे नदी पर्वत से उतरी और जैसे मैदान में आई, पर्वत से जितने चट्टान कंकर पत्थर बहाकर लाई थी सब उसने मैदान में जमा दिए। अब होगा क्या बेटा? होगा ये कि यहाँ पर बहुत सारे चट्टान के टुकड़े हैं, इसमें नदी का पानी अंदर घुस जाएगा।
अंदर घुस जाएगा और गायब हो जाएगा। बड़ी बड़ी नदियां तो दिखेंगी मगर छोटी छोटी नदियां, यहाँ बोलेंगे नदी गायब हो गई, नदी कहाँ चली गई? देखिए यहाँ से आ रही तो दिख रही थी मगर यहाँ नदी गायब हो जाएगी, क्योंकि ये जो चट्टान के टुकड़े हैं ये पारगम्य हैं। पारगम्य मतलब देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक के ऊपर एक पत्थर जमा रहा हूँ तो पत्थरों के बीच में गैप तो होगा बेटा, जरा जरा सा गैप होगा तो उस गैप से पानी अंदर जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो नदी आ रही थी तो इसमें पानी भी था मगर जो पत्थरों के बीच में गैप दिख रहा है इसकी वजह से पानी चला गया अंदर। ये पत्थर एक के ऊपर एक जम गए अच्छी मोटाई में और पानी घुस गया अंदर। तो आपने बोला ये लो नदी दिखना ही बंद हो गई, नदी कहाँ चली गई? जो नदी आ रही थी वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आप बोलेंगे सर भाबर में, भाबर में गायब हो गई। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों वाला एग्जाम्पल क्या है? सबके घरों में मकान, सबके मकान बनते हैं पक्के मकान, तो आप छत डलवाते हैं। छत कैसे डलवाते हैं बेटा? छत डलवाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी आती है। गिट्टी आप समझते हैं पत्थर के टुकड़े, तो गिट्टी में क्या करेंगे? मान लो एक ट्रक गिट्टी आई और आपके घर के सामने वो ट्रक वाले ने लगा दिया, तो आप देखते हैं गिट्टी का पहाड़ बन गया पूरा, घर के सामने रहती है। तो अब आप क्या करें? अब आप एक पानी का पाइप लीजिए जिससे आप गाड़ी वगैरह धोते हैं, घर में काम करते हैं, पानी का पाइप नली वाला लेके जाइए और उस गिट्टी के ऊपर लगाइए कि मैं गिट्टी में पानी को डालूंगा। तो पानी कहाँ जाएगा आप बताइए? उस गिट्टी में तो बहुत सारे पत्थर है, उनके बीच में गैप है ना, तो पानी तो अंदर चला जाएगा। आप नली पकड़ के खड़े ही रहेंगे कि ये पानी जा कहाँ रहा है। आप जैसे यहाँ पर गिट्टी लगी है, ये आपकी गिट्टी, आपके घर के सामने बहुत सारी गिट्टी है, देखिए ये गिट्टी बना दी। अब आप इसके ऊपर खड़े हो गए और इसके ऊपर नदी का पानी जा रहा है, यहाँ से आपने पानी डाला तो पानी जाएगा कहाँ? चूंकि हर गिट्टी के बीच में गैप है तो पानी अंदर घुस रहा है। मगर आप बोलेंगे मैं तो पता लगाऊंगा पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो आप ना नली पकड़ के खड़े हो गए, शाम तक नहीं दिखेगा। कब तक नहीं दिखेगा? अब बताओ पानी कहाँ जाएगा? पानी गिट्टी में जाएगा, नीचे जाएगा, जहां तक गिट्टी है वहां तक नीचे जाते हैं, नीचे जमीन मिल जाएगी उसको, नीचे जमीन मिल गई क्योंकि आपके यहाँ गिट्टी के ढेर तो ऐसे ही लगा के गया वो ट्रक वाला, ठीक है। अब वो पानी क्या होगा बेटा? गिट्टी में चला जाएगा अंदर मगर नीचे जमीन पे जाएगा, और जब आप पानी बंद नहीं करेंगे डालते जाएंगे तो नीचे से पानी निकल के बाहर आएगा। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि आप गिट्टी पे पानी डाल रहे हैं, जा तो नीचे रहा है तो नीचे जमीन पे गया और बाहर आके बहुत सारे एरिया में फैलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर जो नदियाँ विलुप्त हो गई हैं, यहाँ पर जो नदियाँ विलुप्त, इसको गिट्टी का ढेर समझ लीजिए, यहाँ पर जो नदियाँ विलुप्त हो गई उनका पानी और आगे जाके दिखेगा जरूर। तो आप बोलेंगे आगे जाकर हमको ऐसा दिखेगा, ऐसा भैया ऐसा क्या है? ये है आपका आज का सेकंड पार्ट, इसी का नाम है तराई। इसी का क्या नाम है? तराई। मैं 4 पार्ट समझा रहा हूं। भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर के बारे में क्या बोला? आप बोलेंगे शिवालिक के तुरंत साउथ में, शिवालिक के तुरंत दक्षिण में। आपको बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मैं बनाता हूं, ये रहा पूरा हिमालय, ये हिमालय बन गया और ये रहा मैदान। देखिए पहला वाला हिमालय है। अब हिमालय में ध्यान दीजिए, फोर्थ वाली लेयर कौन सी थी? फोर्थ वाली थी शिवालिक, ये लिख दिया सर ने शिवालिक। अब मैं बोलूँ ये शिवालिक के नीचे क्या आया? मैदान। तो आपसे बोलूँगा भाबर कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर पूरे मैदान में नहीं है, इसके ऊपर वाले पार्ट में। देख लीजिए आराम से, ऊपर ही बनेगा ना, क्योंकि भाबर का नॉर्थ वाला पार्ट, ये देखिए ये भाबर बन गया, भाबर बन गया बेटा, ये भाबर बना दिया सर ने ऊपर शिवालिक के ठीक नीचे। अब भाबर के बाद जो छुप गई थी नदियां, जो विलुप्त हो गई थी, वो वापस दिखना चालू हुई और यहाँ पर दिख गई। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये तराई क्या है? तराई के बारे में देख लेते हैं। तराई एक प्लेन एरिया है, तराई एक प्लेन एरिया है। निम्न मतलब लोअर, ये लोअर है मतलब थोड़ा गड्ढा है मगर प्लेन है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं निम्न समतल मैदान है, समतल एरिया है, समतल क्षेत्र, लोअर प्लेन एरिया है ये तराई। जहां पर क्या होता है? आप बोलेंगे जो भाबर की नदियां छुप गई थी वो वापस आके दिखने लगती है। मगर सबसे मेन बात, आपको सर ने नदी का पानी कैसा बनाया? देखिए जैसे समुद्र बनाया हो, सर ने तो पूरा गोल बनाया, नदी तो ऐसे आगे जाती वो तो दिख ही नहीं रही। हाँ ये बात सही है, इस समय कोई नदी का मार्ग नहीं है, मतलब रास्ता ही नहीं, नदी जाए तो जाए कहाँ? तो आप बोलेंगे तराई के बारे में क्या क्या बोलेंगे? समतल मैदान है। नंबर 2, भाबर के दक्षिण में है, भाबर के साउथ में। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर ने चित्र बना दिया, पहले शिवालिक के बाद भाबर, और भाबर के साउथ में क्या आ जाएगा? तराई। तो लिख देते हैं भाबर के साउथ में है। तीसरा आप बोलेंगे ये कैसा क्षेत्र होगा? बेटा दूर दूर तक पानी फैल गया है तो दलदल होगा, कीचड़। बिल्कुल बोलेंगे नमी युक्त जमीन है, ये पूरा दलदली क्षेत्र है। चौथा नंबर दलदली क्षेत्र है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर नदी का जो पानी है ये बहुत बड़े एरिया में चारों तरफ एक जैसा फैल गया है। आप ये नहीं बोल सकते कि नदी किधर जा रही, दिख ही नहीं रही नदी। तो हाँ इस समय नदी नहीं है, अभी दिखेगी बाद में। तो आप बोलेंगे चौथे नंबर पे, इस समय नदी का कोई दिशा ही नहीं होती,
दिशा यानी कोई रास्ता नहीं होता, रास्ता यानी मार्ग, बल्कि नदी का पानी समुद्र की तरह एक बड़े एरिया में फैल जाता है और एक बड़े क्षेत्र को दलदल बना देता है। यह नमी युक्त दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तराई। और यदि कृषि की बात करूं, कृषि यानी एग्रीकल्चर, तो यहां पर एग्रीकल्चर करोगे क्या भाबर में? क्योंकि यहां तो पत्थर कंकर बहुत सारे चट्टान के टुकड़े हैं, तो आप बोलेंगे ये तो भैया कृषि के हिसाब से बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है। आपसे पूछेगा क्या भाबर कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है? आप बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तो चट्टान के टुकड़े थे, बहुत ही कम यहाँ पर कृषि होती है। वही पौधे, पेड़ पौधे हो सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, क्योंकि बेटा जो जमीन है, जमीन में ऊपर ऊपर तो कंकर है। अब पेड़ पौधा जाएगा तो कंकर से कैसे आगे बढ़ेगा? उसकी जड़ें यदि लंबी जाएंगी तो नीचे चली जाएंगी गहराई में, तब तो चल जाएगा। तो सीधी बात करें कि कृषि के लायक नहीं है। फिर आपको लग रहा होगा सर ये कृषि के लायक है, तराई ये भी कम है बेटा, क्योंकि दलदली क्षेत्र पूरा का पूरा, और ये कृषि के लिए नहीं है, अच्छा नहीं है। नेचुरली ये कृषि के लिए नहीं है, मगर अब इतना बड़ा क्षेत्र तो हम छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि हमको कृषि करना हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो हम बोलेंगे कि इसको हमने अपने तरीके से, मानवीय तरीके से इसको साफ सुथरा किया है, और कई जगह पर तराई में भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कृषि हो रही है। तो हम बोलेंगे कृषि होती है, मगर उसमें मानवीय प्रयास की जरूरत होती है। हमको खुद को प्रयास करना पड़ेंगे, तब उस जमीन को हम अच्छी कर सकते हैं, वरना वो जमीन कृषि के लायक नहीं होती। ये हो गया आपका तराई। तराई के बारे में दूसरी बात याद रखेंगे, क्या क्या? निम्न लोअर प्लेन एरिया है ना, भाबर के तुरंत साउथ में है, नमी युक्त यहाँ पर दलदली भूमि है, और नदी में इस समय कोई दिशा या कोई मार्ग नहीं होता। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया भाबर क्या है, तराई क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन से क्षेत्र में जाकर गायब हो जाती हैं? आप बोलेंगे कंकर पत्थर वाला भाबर क्षेत्र है, जहां पर छोटी मोटी नदियां विलुप्त हो जाती है। मैं पूछूंगा भाबर के दक्षिण में जहां पर नदी को पानी वापस आता है और एक बड़े एरिया में फैल जाता है, आप बोलेंगे सर तो बोल रहे हैं भाबर के दक्षिण में, यानी ये तराई क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है। इसके बाद ये पूछेगा भाबर में जो नदियां छुप गई थी, भाबर में जो नदियां विलुप्त हो गई थी, वो कहां दिखाई पड़ती हैं? आप क्या बोलेंगे? वो तराई क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। ये दो बात समझ में आ गई। भाबर कंप्लीट, ये राइट लगाया, तराई कंप्लीट, ये राइट लगाया। अब आप बोलेंगे सर नदी का होगा क्या? चले नदी को और आगे लेके चलते हैं तो डेल्टा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नदी को आगे कैसे ले जाऊंगा। अब मैंने आपसे बोला कि यहां पर नदी का पानी फैल गया, अब नदी कैसे जाएगी? ध्यान देना बेटा, अब ये नदी किधर जाएगी? मान लो एक बूंद पानी में इस पे हाथ पे रखूंगा और हाथ को मैं ऐसा तिरछा करूंगा आपकी तरफ, तो उधर ही ढुलेगा ना, मतलब पानी किधर जाएगा? जिधर को ढलान होगा, सीधी सी बात है। अब आपका पानी यहां तो है, अब आपका जो भारत है उसमें ढलान किधर है? जो जमीन है वो किधर की तरफ स्लोप है, जिधर ढलान होगा उधर ही पानी बहेगा। मान लीजिए ढलान इधर है, गंगा चली इधर, ये देखिए यहां से पानी गया इधर, अब इसने धारा ले ली, अब धारा ले ली, अभी नदी बची है। अब यहां से नदी का कौन सा मार्ग शुरू होगा? अब नदी प्रौढ़ हो गई है। प्रौढ़ का मतलब मिडिल एज, मतलब न जवान है न बूढ़ा है। आपके फादर को रख लीजिए, अपने आप को रख लीजिए और आपके दादाजी को रख लीजिए, तो यह हो गया जवान। जवान कब तक थी? जवान यानी युवा कब तक थी? आप बोलेंगे जब तक पहाड़ पर थी। पहाड़ के बाद क्या हुआ? आप बोलेंगे भाबर आया, भाबर के बाद तराई आया, अब नदी चलना शुरू हो रही वास्तव में मैदान में। अब ये नदी का कौन सा क्षेत्र आ गया? मैदान में चलेगी, और ये नदी चलना शुरू हुई और ये जा रही नदी। इसी को नदी की प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। प्रौढ़ मतलब मिडिल, न तो युवा और न बुजुर्ग, दोनों के बीच का। अब देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाएगी बेटा, वैसे वैसे इसका वेग कम होगा। सबसे ज्यादा इसका वेग कब होगा? जब ये नदी जवान थी तो बड़ी तेजी से चलती थी, अब प्रौढ़ हो गई है, अब मीडियम स्टेज पे आ गई, अब आराम से चलेगी, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा मद्दा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, मिडिल। तो आप बोलेंगे कि इसका वेग जो है पहाड़ से क्या हो गया? थोड़ा वेग कम हो गया। अब ध्यान देना, अब नदी में इसमें पानी आएगा, बार बार बाढ़ आएगी ना बेटा, तो नदी का पानी इधर लेफ्ट टू राइट में जाएगा। जैसे गंगा नदी है तो ये बाढ़ यहाँ तक फैल गया, ये बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है, बार बार हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है। देखो मैं जगह बना रहा हूँ, ये बाढ़ का पानी आया, ये बाढ़ का पानी आया आपका, ये बाढ़ का पानी आ गया लेफ्ट राइट दोनों तरफ। ध्यान देना मेरी बात पर, बाढ़ का पानी आएगा तो नदी फैलेगी, चौड़ी होगी, फिर पानी कम हो जाएगा तो फिर होगी। तो जो नदी चौड़ी हुई थी उसमें नदी ने जितनी मिट्टी वगैरह थी वो साइड में ले जाकर बिछा दी, फिर वापस आ गया, फिर बाढ़ आया, फिर बिछा दी। अब देखिए मान लीजिए ये जो पास का पानी है, ये देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पास की मिट्टी है ये कैसी होगी आप बताइए। आप बोलेंगे सर हर साल बाढ़ आएगी तो यहाँ पर पानी जरूर पहुंचेगा, मगर हो सकता है कि यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसके पीछे वाले बेल्ट में, दूर वाले बेल्ट में। तो यही पर दो क्षेत्र हो जाते हैं, एक को बोलते हैं बांगर और दूसरे को बोलते हैं खादर। बांगर और खादर भी समझ लीजिए। एक लाइन में यदि प्रीलिम्स में बात करें, रटने वाला तो इतना है कि बांगर को पुरानी जलोड़ बोलते हैं, पुरानी जलोड़, और खादर को बोलते हैं नई जलोड़। बांगर यानी
पुरानी जलोढ़ और खादर यानी नई जलोढ़। होता क्या है देखिए, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। ये पूरा बाढ़ का मैदान है, ठीक है ना, ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। जलोढ़ मिट्टी है ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। अब देखिए, मान लीजिए ये क्षेत्र ऊंचा है, ये क्षेत्र ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा क्षेत्र बना दिया। एक और बना देता हूँ, ये भी क्षेत्र ऊंचा है, ये क्षेत्र ऊंचा है। देखना, अब बाढ़ का पानी यदि आएगा इधर तो ये तो ऊंचा है बेटा, जैसे मान लो ऐसा ऊंचा है तो पानी तो आसपास ही रहेगा, क्योंकि ऊंचाई पे पानी तो जाएगा नहीं। तो जो ऊंचे क्षेत्र हैं, ध्यान देना, जो ऊंचे क्षेत्र है वहां पर हर साल बाढ़ का पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर वहां की मिट्टी बदलेगी क्या? नहीं। यदि पानी हर साल आए, हर साल पानी आए तो मिट्टी हर साल चेंज हो जाएगी, हर साल नई मिट्टी मिल जाएगी। मगर पानी नहीं जो रहा है, क्योंकि ये ऊंचा है, तो लिखता हूं ये ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है। यहां पर क्या होता है, आप बोलेंगे यहां पर सर बाढ़ का पानी नहीं आ पाता। बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता, ये क्रॉस लगा दिया, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जिससे मिट्टी कौन सी मिट्टी जो है, उस एरिया की मिट्टी जो है वो बार बार चेंज नहीं होती। तो आप बोलेंगे इसका मतलब पुरानी मिट्टी, हाँ बिल्कुल पुरानी मिट्टी। तो लिख देते हैं इसी को पुरानी जलोढ़, यानी इसी को बांगर कहा जाता है या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मतलब बांगर और नई जलोढ़ यानी खादर। अब ध्यान दीजिए, ऊंचा क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ऊंचा क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और मिट्टी बार बार चेंज नहीं हो पाती, एक पुरानी मिट्टी पड़ी रहती है, उसी को बोल रहे हैं पुरानी जलोढ़ या बांगर। अब आप सोचिए, क्या ये कृषि की दृष्टि से अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर मिट्टी तो बदल ही नहीं रही है। एक मिट्टी में आप बार बार कृषि करोगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो आप बोलेंगे मिट्टी पुरानी है ना, इसीलिए इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है, मतलब सीधा बोले अनफर्टाइल होती है, मतलब अनुपजाऊ मिट्टी, अनुपजाऊ मतलब जो अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि बार बार मिट्टी चेंज नहीं होती और मिट्टी में नए तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, एक ही तत्व जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करें जहां पर ये प्लेन एरिया है बेटा, ये प्लेन एरिया ऊंचा ऊंचा तो मैंने अलग बना दिया, बाकी क्या है, बाकी प्लेन है। तो जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया कैसा होगा, पानी आया फिर गया पानी, तो भैया पानी आके मिट्टी बदल गया, उस पर नई लेयर चढ़ा गया। तो आप बोलेंगे जहां पर प्लेन एरिया है वहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है और उस बाढ़ के पानी से नई मिट्टी आ जाती है और हर साल नई मिट्टी में नए पोषक तत्व आ जाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसी को खादर बोला जाता है। लिख देते हैं खादर क्या है। मैं पूछूंगा खादर क्या है तो आप बोलेंगे सर ये समतल क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है जहां पर हर वर्ष क्या पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, इसीलिए मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, मिट्टी चेंज होती रहती है और जो मिट्टी बार बार चेंज होगी उसमें नए तत्व आएंगे और आप बोलेंगे ये उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है खादर और बांगर में से कौन सी अच्छी है, आप बोलेंगे बांगर कोई काम की नहीं है, क्योंकि बांगर पुरानी जलोढ़ है, इसकी फर्टिलिटी नहीं है, उपजाऊ क्षमता नहीं है, ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। और जो खादर है ये उपजाऊ क्षेत्र है, इसकी उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा है। अब ये हो गया आपका बांगर और खादर। थोड़ा और आगे चलिए, डेल्टा भी समझते हैं, आगे चलिए। अब ये देखिए यहां पर आ गया समुद्र, थोड़ा नदी छोटी कर दे, ठीक है ना, क्योंकि आगे दिखेगा नहीं फिर बोर्ड पे। ये देखिए यहां तक तो मैं आ गया। अब एक बात और दिखाते हैं, अब ध्यान देना, जब भी कभी नदी चलती है, ध्यान देना मेरी बात पे, पहाड़ पर थी तो बहुत तेज वेग था, सब ने बताया मैदान में आ रही तो मीडियम वेग, मीडियम मतलब ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। अब क्या करेगी, जब पानी मीडियम वेग से चलता है तो होता क्या है, पानी में जो कचरा है, फिर कचरा बोला हमने, कचरा मतलब अवसाद, सेडिमेंट्स, ठीक है ना, पानी में जो कचरा है उसको जो पानी बहता है ना तो वो उसको साइड में करता है। देखिए ऐसे पानी आगे बढ़ता जाएगा और कचरे को ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे साइड में करेगा, जितना भी उसमें बहा कर लेके आ रहा है रास्ते में। आपने छोटे रूप में जरूर देखा होगा, आप माताजी पिताजी ठंडे करने जाते हैं, गणेश जी, या पहले तो अब तो नदियों में मना हो गया, कई जगह मना हो गया, कई जगह अभी भी चल रहा है, मगर पहले सब आप माता जी की चुन्नी, गणेश जी, माता जी पिताजी सबको कहाँ छोड़ देते थे, नदी में छोड़ देते थे, ठीक है। अब आप 4 दिन बाद नदियों की स्थिति देखना, आपको दिखता है वो सब नदी के किनारे 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 चलता है। कभी आप देखना इसको प्रैक्टिकली, नदी चलती रहेगी, मैं इससे बना देता हूँ इस पे, नदी चलती रहेगी और उसके किनारे 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 बहुत सारा कचरा भी उनके साथ चलेगा। ये देखिए ये किनारे किनारे बनाया सर ने, इधर देखिए ध्यान से, ये किनारे, बीच में पानी चल रहा है और पानी क्या कर रहा है, जितना भी उसके अंदर कचरा आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करके वो साइड में करता है, क्योंकि उसका वेग है, जो पानी का स्पीड है ना, उसी की वजह से वो कचरा साइड में हो रहा है, किनारे पे जा रहा है। आप छोटे रूप में इसको देख सकते हैं, फूल पत्ती जो भी होती है, माता जी को ठंडे करने जाते हैं उस समय सब किनारे पे आ जाता है, एक दिन बाद, है ना, किनारे किनारे पे फूल पत्ती, बीच का नदी का पानी साफ। आगे चलते हैं, अब क्या होता है यहां पर, अब आ गया बेटा समुद्र।
अब समुद्र आ गया, 2 मिनट की क्लास बची है। अब समुद्र आ गया, अब यहाँ से नदी कहाँ जाएगी? समुद्र में। तो आप बोलेंगे हाँ समुद्र में जाएगी, और नदी का बुढ़ापा आ गया है। अब नदी को क्या आ गया है? बुढ़ापा। मतलब पर्वत तक नदी क्या थी? जवान थी। मैदानी भाग में नदी क्या थी? प्रौढ़, न जवान न बुजुर्ग, दोनों के बीच में। और आप बोलेंगे जैसे ही समुद्र के पास आती है नदी बहुत लंबा मार्ग तय करके आ जाती है, बहुत लंबा मार्ग तय करती है, ठीक है। तो क्या करती है? वो आइट साइड की मिट्टी को काटती, नदी चौड़ाई अपनी बढ़ाती है। तो यहाँ पर आकर नदी की जो गहराई होती है वो कम हो जाती है, नदी की गहराई कम हो जाती है, और नदी की वेग यानी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप बोले यहाँ पर वेग कम हो गया। सर ने वेग से ही पूरी कहानी बताई है। पहला यहाँ पर वेग ज़्यादा था, यहाँ पर वेग मीडियम है, वेग मध्यम है, ठीक है ना। मध्यम मतलब यहाँ से थोड़ा कम और वहाँ से थोड़ा ज़्यादा। और वेग मध्यम के कारण क्या हो रहा है? ये आसपास में अवसाद या कचरा लेकर चल रही, ठीक है। अब भैया वेग कम हुआ, अब वेग कम होने पे क्या होगा? ध्यान देना। अब वेग कम हुआ तो बुजुर्ग, जैसे बूढ़ा आदमी चलता है ऐसे धीरे 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 नदी एकदम धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे। अब नदी का पानी ऐसा हो गया धीरे धीरे, ये धीरे। पहले कैसे चल रही थी? 1 2 3 ऐसा स्पीड में चल रही थी। कब? जब पहाड़ में थी। फिर उसके बाद मीडियम में चलने लगी जब मैदान में। अब समुद्र आ गया था, वैसी हो गई धीरे धीरे धीरे। आप क्या करें? अब जितना उसके आइट साइड में मैं कचरा बता रहा था, अवसाद बता रहा, वो सब सामने आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वेग है पानी का, तो वो कैसे करता है? ऐसे करता है कचरे को। मगर जब पानी चलना बंद हो जाएगा तो कचरा वापस उसके सामने आ जाएगा कि तुमने हमको धक्का दिया था, साइड में जाओ, हम वापस आएंगे, क्योंकि अब तुम धक्का नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना। उसका वेग कम हो गया। वेग कम होने से बेटा ध्यान देना, ये समुद्र है, और समुद्र के पास ये जो कचरा था ना, ये सब नदी के सामने ही आ गया। जो आइट साइड में चल रहा था वो आ गया नदी के सामने, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, ये क्या आ गया? सारा कचरा आ गया। अब नदी के पास तो ताकत ही नहीं बची। अब इसका करें क्या? देखना, ये समुद्र है, समुद्र में नदी को गिरना है, पानी को गिरना है, मगर पानी के पास वेग नहीं है, पानी के पास वेग नहीं। और जितना पानी, जैसे मैं पानी हूं तो मैं चल के आ रहा था और मेरे सामने कौन आ गया? सारा कचरा मेरे मुंह पे आके जमा हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ हट, मेरे को गिरना है समुद्र में, तो वो हटेगा ही नहीं, तो मैं हटाऊं इसको। अब मेरे अंदर ताकत हो तो मैं जोर से धक्का मार दूं, नदी का जो पानी है इसमें भी ताकत होगी तो ये धक्का मार देगा, मगर उसमें ताकत है ही नहीं, उसमें वेग बचा ही नहीं, बिल्कुल मद्दी हो गई नदी, बुढ़ी हो गई नदी, ठीक है ना। तो वो धक्का नहीं मार पा रही बेचारी इसको, कि इसको धक्का मार दूं और इसको भी समुद्र में गिरा दूं, मैं भी गिर जाऊं। क्या हुआ? वो सारा कचरा उसके मुहाने पर, इसको मुहाना बोलते हैं, मुहाने पर आकर जमा हो गया। अब नदी बोल रही, जैसे कचरा आ गया तो नदी भी रुक गई, खड़ी हो गई। लो भैया, क्योंकि ताकत होती तो वो जोर से धक्का मारती और कचरा भी चला जाता समुद्र में, खुद भी चली जाती, मगर ताकत तो बची नहीं है, वेग है ही नहीं, तो कचरा आ गया सामने और नदी का पानी भी रुक गया। लो भैया, हम भी खड़े हैं, आप क्या करें बताओ। अब एक काम करो, जिधर जिधर से कमजोर है उधर उधर से काटो। देखो अब नदी क्या बोलेगी? ठीक है जगह तो बनाऊं, ये जगह बनाई, देखो ये जगह बनाई, इधर से मुड़ा, इधर गया, इधर से मुड़ा, ये आया, एक जगह उसने बना ली। देखिए पानी कैसे गिरेगा, ये पानी आया, एक धारा गिरना चालू, ये मैंने एक धारा बनाई, फिर एक धारा बनी यहाँ से ऐसी, तो एक धारा मैंने बनाई, इधर से भी गिरा पानी, फिर पानी एक जगह यहाँ से बनी तो पानी इधर से भी गिरा, एक जगह यहाँ से बनी, पानी इधर से गिरा। मतलब ये कि जब समुद्र किनारे जा रही थी तो वो कचरा सामने आ गया, अवसाद, उसको धक्का नहीं दे पाई, तो जिधर से उसको गैप मिला उधर से पानी चल पड़ा। और पानी जो कि नदी पूरी समुद्र में गिरना थी, वो नदी धाराओं के रूप में समुद्र में गिर रही है, एक नहीं कई सारी धाराएं दिख रही हैं। और कैसी आकृति दिख रही है? ये जो मेरा हाथ देखिए, ये हाथ जो मेरा पंजा है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ये पंजाकार आकृति, ये पंजाकार आकृति मतलब ये जो मेरी उंगली है, समझ लीजिए यहाँ का कचरा हटा नहीं, और जो बीच का गैप है आप समझ लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ का कचरा नहीं हटा, यहाँ का हट गया, यहाँ से आ रहा है, यहाँ नहीं हटा पाई, जहाँ हटा दिया वहाँ से, तो नदी धाराओं के रूप में गिरती है। इस पंजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। इस पंजाकार आकृति को, हाथ का पंजा होता है, इसी को भूगोल की भाषा में क्या बोल देते हैं बेटा? डेल्टा बोल देते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यहाँ वेग ज्यादा था तो यहाँ पर भाबर आया, फिर तराई आया, तराई तक नदी की कोई दिशा नहीं थी, यहाँ पर आकर नदी की दिशा मिली। दिशा कैसे मिलेगी? जिधर का ढाल होगा उधर ही नदी चल देगी, और ढाल का अनुसरण करते हुए नदी आगे गई, और बीच में नदी ने सारा कचरा अपना लेफ्ट और राइट जमा दिया, क्योंकि नदी की प्रौढ़ अवस्था थी और नदी के वेग के कारण कचरा साइड में हुआ, मगर समुद्र तक जाते जाते नदी बुढ़ी हो गई, उसका वेग कम हो गया और सारा कचरा उसके मुंह पर आकर जमा हो गया। नदी उसको धक्का नहीं दे पाई, तो उसमें से धारा में से जगह बना बना के पानी निकलने लगा, और जो पानी ये धाराओं के रूप में समुद्र में मिल रहा है, इसी पंजाकार आकृति को, ये जो बनाया, इसी पंजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है, और जो कि बांग्लादेश में मुख्य पार्ट पड़ता है, और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है। और ये सुंदरी नाम का एक पौधा है, सुंदरी नाम के पौधे के कारण इसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। तो ये था डेल्टा।
आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको भाबर का कंकर वाला क्षेत्र जहां नदी गायब हुई थी, उसके बाद तराई का दलदल वाला जहां नदी वापस आ गई, उसके बाद ऊंचा ऊंचा भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पूछा, आप बोलेंगे पुरानी जलोड़ बांगर मिट्टी, और हर बार जहां बाढ़ का पानी आ रहा है आप बोलेंगे नई जलोड़ खादर मिट्टी। ये हो गया भाबर, तराई, खादर और बांगर। और उसके अलावा डेल्टा भी हो गया। डेल्टा क्या होता है? एमपीएसआई में, पीएससी में डेल्टा की डेफिनेशन प्रीलिम्स में आ जाती है। डेल्टा क्या है? तो वो स्टेटमेंट बना के दे देते हैं, समुद्र के मिलने के समय नदी के मुहाने पर पंजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, आपको याद हो गया होगा। और ये हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये था गंगा का मैदान, इसी का नाम था उत्तर भारत का मैदान। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।